हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अनस्किल्स के चैनल पर। ये MS एक्सेल का पार्ट 4 है जिसमें आप बहुत ही ज़रूरी टूल्स के बारे में समझेंगे या फिर कर्सर के बारे में समझेंगे। और ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें सारे टूल्स को कवर करेंगे जो कि हमारे एक्सेल में यूज़ होते हैं। मीन्स टूल्स का मतलब कर्सर, जो भी हम कर्सर यूज करते हैं, जितने सारे कर्सर होते हैं MS एक्सेल में, पूरे के पूरे कर्सर को हम इसी वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि जितने सारे व्यू आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं, लाइक हैं और सब्सक्राइब, साथ में सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब तो बढ़वा ही दोगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सेंड करिए जो इंटरेस्टेड है कंप्यूटर सीखने के लिए। कम से कम इतना तो अनस्किल्स के लिए कर ही सकते हैं आप लोग। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तभी आप यहाँ पे हैं। सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी लेकर आइए जो कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड हैं और उनको बताइए हमारे बारे में कि अनस्किल्स पे किस प्रकार का वीडियो आता है और किस तरीके से समझाया जाता है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हम उसको पूरा क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। या फिर आपके मन में कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है या फिर आपको लगता है कि ये वीडियो आना चाहिए, तो हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के डालें। तो अभी सबसे पहले आप क्या करिए कि वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कम से कम सब्सक्राइब तो बढ़वा ही दीजिए। इतना ज़्यादा कम सब्सक्राइब्स है कि थोड़ा सा डीमोटिवेट फील होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे पॉइंटर के बारे में जो कि MS एक्सेल में यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको MS एक्सेल ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपके सीट दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो तीर जैसा पॉइंटर दिखाई पड़ता है, इसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट कर्सर। तो डिफ़ॉल्ट कर्सर का यूज़ हम लोग बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, टूल को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ हम लोग टैब और कमांड्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। फिलहाल आप लोग आइकन वगैरह सिलेक्ट करते हैं और उसको ओपन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं। और आगे चलते हैं तो हमें एक डॉक्टरी जैसा साइन दिखाई पड़ रहा है जो प्लस है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्लस का जो MS एक्सेल में यूज़ होता है वो है सिलेक्शन करने का। बेसिकली इसका नाम भी सिलेक्शन टूल ही है। तो यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंटर या फिर सिलेक्शन कर्सर भी आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर ये टूल्स अगर आपको MS एक्सेल में नज़र आ रहा है तो इसका मतलब कि आप अभी जहाँ पर भी हैं वहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सिलेक्ट करना हुआ तो ये वाला जब भी टूल हमें दिखाई पड़ेगा तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि राम एंटर, राज एंटर, कृष्णा। इस प्रकार से मैंने कुछ लिख लिया है यहाँ पे। अगर इन तीनों को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास एक प्लस वाला साइन है जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। नाम साथ साथ में याद करते रहिएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस सेल्स में रखें और यहाँ से ड्रैग कर दें तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टूल्स के बारे में, मतलब कि तीसरा टूल है जो हमारा, वो है इस 4 तरीके जो चारों तरफ एरो कीज़ हैं, मतलब एरो कीज़ नहीं, एरो हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मूव करने के लिए। एक्सेल में इसका प्रयोग मूव करने के लिए होता है। बेसिकली आपको कहीं पे भी ये 4 तीर अगर दिखाई पड़ता है तो ये मूव करने के लिए ही यूज में लाया जाता है। जब एक्सेल में ये 4 तीर आपको कॉर्नर पे या फिर बॉर्डर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 तीर दिखाई पड़ेगा। तो इसको आप ड्रैग करके कहीं पे भी रखेंगे तो ये क्या करेगा कि उस डॉक्यूमेंट को मूव करके जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर से 4 टूल दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे मूव कर दूंगा। तो आई होप कि ये तीनों टूल्स या फिर कर्सर आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑटो फिल टूल या फिर ऑटो फिल कर्सर, इसको दोनों नाम से जान सकते हो। और ये तब आता है जब यहाँ पे आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसके नीचे आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। जब भी इसके ऊपर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये पतला सा प्लस बन जाएगा, ब्लैक सा पतला सा। जब भी ये टूल्स बनते हैं इसको ऑटो फिल टूल बोला जाता है। तो उसको सिंपली आपका जो माउस की है लेफ्ट की, उसको प्रेस करना है और ड्रैग कर देना नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है उसको रिपीट करना चालू कर देगा।
और इसका यूज हम लोग एक्सेल में और भी तरीके से करते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1 और इंटर कर दिया, इंटर करने से नीचे आ जाएंगे, फिर 2। अब इन दोनों 1 और 2 को दोनों को सिलेक्ट करना है, तो मैंने 1 वाले सेल पे गए, मतलब इस सेल पे गए जिसमें 1 लिखे और इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे करते हैं और यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड है। अब इस प्रकार से अगर हम इसको ऑटोफिल टूल से हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ेगा, मतलब जो भी हमारा कैरेक्टर है वो रिपीट होने के बजाय उसको आगे बढ़ाता चला गया। इसी प्रकार अगर हम ज़्यादातर लोग गलतियां क्या करते हैं कि एक 1 प्रेस करते हैं और 1 प्रेस करने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, क्योंकि अब एक्सेल को पता नहीं चलता कि 1 के बाद क्या आएगा, तो इसीलिए वो रिपीट करने लगता है 1 को ही, जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो आपको सिंपली 1 और 2 दो लिखना है, मतलब 2-3 कैरेक्टर लिख लेने हैं, उसके बाद उसको ड्रैग करना है। फिलहाल आगे चलते हैं। तो अगर आप जनवरी लिखेंगे तो अगर इसको हम ड्रैग करें, यहाँ पे फिर से आके ड्रैग करें तो ये हमारा आगे दिखाई पड़ेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से। अगर आप चाहते हैं संडे लिखना तो यहाँ पे शन लिखें, DAY संडे। अगर हम इसको ड्रैग करें तो हमें कुछ इस तरीके से हमारा दिखाई पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारा ये काम करता है। आगे हम सीखेंगे कि हम लोग अपना जो नाम है उसको कैसे बनाएं और वो कैसे ड्रैग होगा। फिलहाल यहाँ पे हमने ड्रैग किया था, तो ये जो भी ड्रैग किया था वो प्रॉपर तरीके से ड्रैग नहीं हुआ, वही चीज़ रिपीट होने लगा था। फिलहाल अगर हम मुझे सबको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल से हम लोग मूव कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से ये कट गया था, यहाँ से अगर हम सिलेक्ट करें यहाँ से मूव टूल मिलेगा, तो मूव टूल से हम लोग यहाँ से सिलेक्ट इसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट कर्सर। अब टेक्स्ट कर्सर हमें तब दिखाई पड़ता है जब जहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे कि अगर हम इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये सेल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें आई जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि ये बड़ा सा आई कर्सर जो दिखाई पड़ रहा है, इसको टेक्स्ट कर्सर के नाम से जाना जाता है और इसका नाम है आई बीम के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे भी आपको फैसिलिटी होती है टेक्स्ट को लिखने की, याद रखिए जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट को लिखने की फैसिलिटी होती है वहाँ पे ये कर्सर आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी हमें आई बीम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी आई बीम दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आई बीम का यूज होता है। जब भी आपको दिखाई पड़े तो समझ जाइएगा कि आई बीम का यूज क्यों होता है, जहाँ पे टेक्स्ट रहता है वहाँ पे इसको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका इंसेक्शन पॉइंट। इसको टेक्स्ट इंडिकेटर भी बोला जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो हमने डबल क्लिक किया तो एक तो हमारा आई बीम दिखाई पड़ रहा है और उसी के बगल में एक ब्लिंकिंग करता हुआ कुछ पॉइंटर दिखाई पड़ रहा है। तो इसका काम होता है टेक्स्ट को दिखाना। जैसे कि मैंने राम लिखा तो ये ब्लिंकिंग करता है, जहाँ पे ये ब्लिंकिंग करता रहेगा वहाँ से टेक्स्ट लिखना चालू करेगा। अभी लास्ट में यम के पास दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं कहीं बीच में क्लिक कर दूँ तो ये बीच में ही दिखाई पड़ रहा है। अब जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा टेक्स्ट पॉइंटर है वहाँ से ही ये लिखना चालू कर रहा है। तो फिलहाल आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका रिसाइज कर्सर। रिसाइज कर्सर आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कर्सर है आपको रिसाइज करने के लिए दिखाई पड़ता है। बेसिकली ये 2 तीरों से बना होता है, मतलब कि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इस तरीके से जब भी आपको दिखाई पड़े तो ये रिसाइज के लिए होता है, कि जहाँ पे भी ये दिखाई पड़ता है तो वहाँ पे आप ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर विंडो को अपने थोड़ा छोटा करूं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें रिसाइज करने के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी आपको 2 तीर दिखाई पड़ता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रिसाइज करने के लिए हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। आगे आपको एक पॉइंटर दिखाई पड़ता है जो कि रो एंड कॉलम्स को रिसाइज करता है। जैसे कि अगर हम रो और कॉलम के बीच में जाएं, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आएंगे तो आपको इस प्रकार का टूल दिखाई पड़ता है। ये टूल आपको जो भी आपका कॉलम है उसको रीसाइज करने का काम करता है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी जो है वो यहाँ से छुप रही है, तो यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पे हाइट जो है वो है, यहाँ से हम अपने साइज़ उसकी बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये रिसाइज करने के लिए यूज में आता है। सेम इसी प्रकार का पॉइंटर या फिर कर्सर आपको यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है
रो सिलेक्शन एंड कॉलम सिलेक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और अंतिम पॉइंटर है वो आपका हैंड टूल है। इसको हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें हैंड टूल दिखाई पड़ता है। बेसिकली इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग इंटरनेट जब सर्व करते हैं या फिर चलाते हैं तो वहाँ पे ये दिखाई पड़ता है। और ये भी सेम पॉइंटिंग डिवाइस के जैसा ही काम करता है, बस क्लिक करके ओपन करने का काम करता है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।